हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? इसमें ऐसे परिवर्तन देखे जाते हैं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में जो हमें जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। इसका उदाहरण है जैसे भोजन का पाचन। भोजन का पाचन एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा से आप वही रोटियां प्राप्त नहीं कर सकते। श्वसन की क्रिया के दौरान जो गैस आउट हो गई है वो वापस गेन नहीं होती है। लोहे पर जंग लगने के बाद लोहा भारी हो जाता है और वैसा हम लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। मैग्नीशियम का फीता है, जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का दही में बदलना, दूध को एक बार दही में बदल दिया तो वापस उसे दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप और गैस, इनमें सब में परिवर्तन देखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो लिया गया है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इसे अभिकारक कहते हैं, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो राइट हैंड साइड जो हमें प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम उत्पाद कहेंगे। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया आप देख सकते हो, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ये अभिकारक है, और ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो बन रही है ये आपका राइट हैंड साइड ये उत्पाद होता है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक जो समीकरण है, अब रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण, इसे निरूपित करने के लिए हमें कुछ तत्व, अभिकारक या उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखना पड़ता है। साथ में उनकी भौतिक अवस्था में उनका ताप, दाब, उत्प्रेरक और तीर के निशान द्वारा हमें इसे प्रदर्शित करना पड़ता है। क्रियाकारक को तीर के लेफ्ट साइड में और उत्पाद को राइट साइड में लिखा जाता है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना होता है तो हम द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर ही इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। दोनों तरफ, क्रियाकारक और उत्पाद दोनों तरफ द्रव्यमान समान रखा जाता है। इस रूल को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे Fe आयरन है, वाटर के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड और H2 गैस बन रही है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें Fe और ऑक्सीजन और H हाइड्रोजन, तीनों के तीनों हमें बराबर ही रखने हमें पड़ेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये Fe2O3 है, ये यहाँ Fe2O3 ना आकर Fe3O4 आएगा। फिर ये रिएक्शन हमारी क्या होगी? संतुलित होगी। जिसमें Fe देखो यहाँ पे देख सकते हो आयरन कितने? 3 हैं, तो यहाँ पे भी आयरन कितने होंगे? 3 होंगे। अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो गई? 4 है यहाँ पे ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को 4 को संतुलित करने के लिए इस इधर क्रियाकारक में जल की ओर हमें आगे 4 लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद आप देख सकते हो आपके Fe और ऑक्सीजन आपकी बैलेंस हो गई। या हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 जा 8 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गई है। तो ये यहाँ हाइड्रोजन जो 2 बन रही थी, इसके आगे हम 4 लगा देंगे तो 4 दूनी 8, ये आपकी क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। सभी जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या को दोनों ओर से समान हम बराबर ही रखते हैं। ये उदाहरण है, सेम वही उदाहरण आ गया, आप इसको देख सकते हो आप आराम से। बस यहाँ पे जो मिस्टेक रही है, यहाँ पे Fe3O4 आएगा, 2 नहीं आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया में मेन आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, जब 2 पदार्थ या 2 अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कि जैसे कोयले का दहन, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, जैसे जल का हो रहा है निर्माण। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं।
यानी कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बुझा वाला चूना। और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसमें जल जुड़ जाता है वो चूना बुझ जाता है, तो इसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारी प्राकृतिक गैस मेथेन का दहन होता है, जैसे CH4 मेथेन होता है, गैस फॉर्म में ऑक्सीजन है, इसको हम ऑक्सीजन की फॉर्म में जला रहे हैं, दहन कर रहे हैं। दहन करने पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है और प्लस में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें C6H12O6 ये खाद्य पदार्थ या ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। 6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है तो 6 CO2 बनते हैं और 6 H2O बनते हैं, 6 मोल जल के बनते हैं और ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी थी। नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाते हैं। देख सकते हो A टूटकर B और C में बट गया। ये ऊष्मीय वियोजन के बारे में देखेंगे क्योंकि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय वियोजन होता है, उसके बाद हम देखेंगे वैद्युत वियोजन, फिर देखेंगे प्रकाशिक वियोजन। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मीय वियोजन। जो ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। जैसे फेरस सल्फेट है ऊपर, इसको ऊष्मा देकर हम फेरस ऑक्साइड SO2 और SO3 में तोड़ रहे हैं। इसका रंग आप देख सकते हो, शुरू में फेरस सल्फेट का हरा रंग होता है और ये आगे चल कर जब फेरस ऑक्साइड बनता है तो ये भूरा लाल रंग का पदार्थ बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, जब इसे ऊष्मा दी जाती है ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूने और CO2 में टूट जाता है। CO2 गैस जैसे ही बनती है यहाँ से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन के लिए विद्युत धारा द्वारा हम क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ का वियोजन करेंगे, उसे तोड़ेंगे। जल का वियोजन विद्युत धारा द्वारा होता है। विद्युत धारा जब जल में प्रवाहित की जाती है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रकाशिक वियोजन। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम इसे गर्म करते हैं या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थ अपने आप टूट जाता है ऊष्मा पाकर। AgCl सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग शाम श्वेश फोटोग्राफी में किया जाता है। जो फोटोग्राफी की जो मशीन है फोटोस्टेट करती है उसमें भी इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में एक अधिक अभिक्रियाशील वाला पदार्थ होता है अपने से कम अभिक्रियाशील वाले जो पदार्थ हैं उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है। देख सकते हो आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है और आयरन ने कॉपर की जगह ले ली तो फेरस सल्फेट और कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया, कॉपर ने अपनी जगह छोड़ दी। इधर नेक्स्ट भी अभिक्रिया आप देख सकते हो, जैसे जिंक है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है, जैसे ही जिंक कॉपर को विस्थापित करता है और जिंक सल्फेट बन जाता है, जिंक सल्फेट बनता है तो कॉपर का नीला रंग गायब हो जाता है और जिससे कॉपर प्रतिस्थापी हो गया। हम कह सकते हैं जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे आप देख सकते हो क्रियाकारक के रूप में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, सल्फेट के SO4 आएगा यहाँ, सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज होता है, बेरियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। यहाँ प्लस माइनस के साथ अभिक्रिया करता है, माइनस प्लस के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है और बेरियम सल्फेट बन जाता है। देख सकते हो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में बन जाता है। अगली अभिक्रिया
उपचयन व अपचयन। उपचयन होता है जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो उपचयन है, और जिस पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है वो उपचयन होता है। देख सकते हो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ के कॉपर ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन आगे जुड़ गई, हाइड्रोजन जैसे ही जुड़ी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल गई। देख सकते हो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन का ह्रास हो गया है। तो ये अभिक्रिया इसके अंदर आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उस अभिक्रिया को अपचयन कहा जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर और H2O ये बन रहा है। अब इसमें सिंपल से अभिक्रिया, ये तो देखो जो उदाहरण जो दिया गया है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का है। रेडॉक्स अभिक्रिया में आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चला गया, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी बाहर निकल गई। कॉपर में से ऑक्सीजन निकलना अपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन थी तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गई, तो जुड़ने को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बना देता है। तो इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन दोनों या इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं जैसे संक्षारण और विकृत गंधिता। जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उस धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत आ जाती है, तो इसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे की वस्तु है उस पर जंग लगना, चांदी की वस्तु क्या हो जाती है, काली हो जाती है। जब चांदी की वस्तु सल्फर के संपर्क में आ जाती है तो काली हो जाती है। तांबा है, जब ये CO2 या कार्बोनेट के संपर्क में आता है तो ये हरे रंग का पदार्थ बन जाता है, या हरे रंग की पदार्थ की एक कोई लेयर कॉपर के ऊपर आ जाती है, हम कह सकते हैं कॉपर संक्षारित हो गया। इसे रोकने के लिए यशद लेपन, विद्युत लेपन या पेंट द्वारा या ग्रीस या तेल द्वारा हम संक्षारण को बचा सकते हैं। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत मैंने होता है बिगड़ना, गंधिता मैंने स्वाद या गंध का बिगड़ना। यानी किसी भी जैसे वसा युक्त पदार्थ या तेलीय खाद्य पदार्थ जब ये वायु के संपर्क में आता है तो उपचयित या ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। उस पदार्थ को हम खा नहीं सकते। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है तेल से बना हुआ है या वो दूध का है, कुछ भी, अगर हम उसे 4 से 5 दिन तक रखने के बाद खाते हैं तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, उसकी स्वाद और गंध दोनों ही बिगड़ जाते हैं। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इस विकृत गंधिता को रोकने के कुछ मेन उपाय हैं। नंबर 1, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करना। दूसरा, वायुरोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ रखा जाता है। वायुरोधी पदार्थ यानी ढक के रखा जाता है जहाँ से ये वायु के संपर्क में ना आए। तीसरा है, वायु के स्थान पे हम उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। जैसे बाज़ार में चिप्स के पैकेट मिलते हैं लेज वगैरह के, उनमें ऑक्सीजन निर्वात पंप से निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। चौथा है शीतलन द्वारा। शीतलन, जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ है उन्हें बेटा फ्रिज में रख देंगे तो वो बाहर वाली ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आते और हमारा खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित बना रहता है। तो यहाँ हमने चैप्टर फर्स्ट है, इसमें मुख्य जो भी टॉपिक थे हमने सारे कर लिए हैं।